नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास 9 का अध्याय 2 जो है क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं के बारे में। चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं पदार्थ क्या है। पदार्थ एक प्रकार का द्रव है जो कि भौतिक प्रक्रमों द्वारा अन्य प्रकार के द्रव में पृथक नहीं किया जा सकता है। एक शुद्ध पदार्थ एक ही प्रकार के कणों का बना होता है। अब देखते हैं मिश्रण क्या है। मिश्रण एक पदार्थ है जो दो या अधिक तत्वों अथवा यौगिकों का बना होता है। उदाहरण वायु, गैसों जैसे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड और जलवाष्प आदि मिश्रण है। अब हम लोग देखते हैं मिश्रण का प्रकार। मिश्रण का दो प्रकार होता है। एक है समांगीय मिश्रण जिसको होमोजेनियस मिक्सचर बोलते हैं, और एक है विषमांगीय मिश्रण जिसको हेटेरोजेनस मिक्सचर बोलते हैं। समांगीय मिश्रण क्या है? वे मिश्रण जिनमें पदार्थ परस्पर पूर्ण रूप से मिश्रित होते हैं और एक दूसरे से अविभेद होते हैं, समांगीय मिश्रण कहलाते हैं। संपूर्ण द्रव्यमान में एक समान संगठन होता है। उदाहरण जल में शर्करा चीनी का विलयन समांगीय मिश्रण है। जैसे हम लोग जल और चीनी का मिश्रण बनाते हैं जैसे शरबत, तो उसमें देखते हैं हर जगह शरबत का हर भाग में चीनी का मात्रा समान होता है। तो इसलिए इस तरह के हम लोग मिश्रण को क्या बोलेंगे? समांगीय मिश्रण। अब देखते हैं विषमांगीय मिश्रण क्या है। वे मिश्रण जिसमें पदार्थ पृथक रहते हैं और एक पदार्थ छोटे कणों, छोटी छोटी बूंदों अथवा बुलबुले के रूप में दूसरे पदार्थ में हर जगह फैला रहता है, विषमांगीय मिश्रण कहलाते हैं। विषमांगीय मिश्रण में उसके पूरा द्रव्यमान में एक सा संघटक नहीं होता है। जैसे उदाहरण हम लोग देख लेते हैं, शक्कर बालू का मिश्रण एक विषमांगीय मिश्रण है क्योंकि इस मिश्रण के विभिन्न भागों में शक्कर बालू का भिन्न भिन्न मिश्रण संघटक होगा। द्रवों में ठोसों के निलंबन भी विषमांगीय मिश्रण है। इसमें क्या होता है? विषमांगीय मिश्रण में जो दो पदार्थ का मिश्रण होता है उसमें हर जगह पे दोनों पदार्थ का संघटक समान नहीं होगा, कहीं कम और कहीं ज़्यादा। तो इस तरह के मिश्रण को हम लोग बोलेंगे विषमांगीय मिश्रण। अब देखते विलयन। विलयन दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगीय मिश्रण है। नींबू जल, सोडा जल आदि विलयन का उदाहरण है। किसी विलयन को दो भागों विलायक और विलय में बांटा जाता है। विलयन का वो घटक जो दूसरे घटक को विलयन में मिलाता है उसे विलायक कहते हैं। विलयन को हम लोग दो भाग में बांटते हैं। एक है विलय घुलनशील पदार्थ और एक विलायक पदार्थ जिसमें घुलता है, जैसे पानी, शर्करा का पानी उदाहरण, और विलय का उदाहरण होगा चीनी। विलयन का प्रकार है। विलयन के तीन प्रकार होते हैं: वास्तविक विलयन, कोलाइडल विलयन और निलंबन। वास्तविक विलयन में क्या होता है? इसका कण बहुत छोटे छोटे होते हैं, 10⁻⁻9 मीटर से वे इसका कण छोटे होते हैं। और कोलाइडल विलयन में क्या होता है? इसका कण 10⁻⁻9 मीटर से लेकर 10⁻⁻6 मीटर तक इसका आकार होता है। और निलंबन में क्या होता है? इसका कण का आकार बड़ा होता है जो कि 10⁻⁻6 मीटर से इसका आकार बड़ा होता है। इसके बाद हम लोग बारी बारी से इसका गुण देख लेते हैं। विलयन में क्या होता है? विलयन कण नंगी आंखों द्वारा नहीं देखे जा सकते हैं। इसका ये है कोलाइडल है, कोलाइडल विलयन। इसके कणों को भी हम नंगी आंखों से नहीं देख सकते लेकिन सूक्ष्मदर्शी से देख सकते हैं। और निलंबन में क्या होगा? नंगी आंखों से देखे जा सकते हैं। ये समांगीय मिश्रण है। ये कोलाइडल समांगीय दिखाई देता है परंतु वास्तविक में विषमांगीय होता है, और निलंबन विषमांगीय मिश्रण होता है। छानन विधि द्वारा इसके कण पृथक नहीं कर सकते हैं। इसको भी पृथक नहीं कर सकते हैं, छानन द्वारा पृथक कर सकते हैं। ये पारदर्शी होता है, ये पारदर्शी होता है, ये पारभासी होता है। स्थिर विलयन रखने पर कण नीचे नहीं बैठते हैं, इसमें नहीं बैठते होगा। इसका स्थायी विलयन होगा। अस्थायी विलयन विलय कण नीचे बैठ जाते हैं। इसमें टिंडल प्रभाव नहीं दिखाते हैं। टिल्लन प्रभाव दिखाई देता है। टिल्लन प्रभाव दिखाए और नहीं दिखाए दोनों अवस्था हो सकती है। विलयन का कण छन्ना कागज में से पार निकल जाते हैं। निलंबन के कण छन्ना कागज में से पार नहीं निकल सकते हैं। ये निलंबन के बारे में बताया गया है यहाँ पे। और ये कोलाइडल के बारे में क्या है? कोलाइडल में कण छन्ना कागज में से गुजर जाते हैं। ये थोड़ा सा यहाँ उल्टा हो गया है। उसके बाद हम लोग देखते हैं उदाहरण। विलयन का है पानी में चीनी,
कोलाइडल का है दूध, रक्त, ये सब उदाहरण है। और रेत, बालू को अगर पानी में डाला जाए तो ये निलंबन का उदाहरण है। अब कोलाइडल विलयन का कुछ हम लोग समान उदाहरण देख लेते हैं। अगर परिक्षिप्त प्रवस्था यानी कि विलय और परिक्षेपण माध्यम यानी कि ये विलायक है, ये विलय है सारा, ये है विलायक, ये प्रकार, ये उदाहरण। अगर विलय द्रव रहे और विलायक गैस रहे तो क्या बनेगा, एरोसोल, जिससे धुंध और बादल इसका उदाहरण है। अगर विलय ठोस रहे, विलायक गैस रहे तो ये बनेगा एरोसोल, ये धुआं इसका उदाहरण है। विलय गैस रहे और विलायक अगर द्रव रहे तो वो फोम या झाग बनेगा, शेविंग क्रीम उसका उदाहरण है। अगर द्रव रहे तो इमल्सन बनेगा, दूध, चेहरा, क्रीम, दरवाजों का पेंट, ये सब इसका उदाहरण है। ठोस द्रव रहे तो सोल बनेगा, बालू, गोबर इसका उदाहरण है। गैस और ठोस रहे तो फोम, झाग, रबर, स्पंज इसको उदाहरण है। द्रव और ठोस रहे तो जेल, जेली, पनीर इसका उदाहरण है। ठोस रहा तो ठोस सोल, रंगीन दूध, रत्न इसका उदाहरण है। गैस कोलाइड विलयन नहीं है, यह मिश्रण है। अब हम लोग विलयन में इसका सांद्रता देखते हैं। अगर विलयन के में अगर सांद्रता मापना हो तो क्या है उसका सूत्र, विलयन के द्रव्यमान प्रतिशतता द्वारा द्रव्यमान, विलय का द्रव्यमान बटे विलयन का द्रव्यमान गुना 100। विलयन के आयतन प्रतिशतता द्वारा द्रव्यमान, अगर इसका सूत्र देखा जाए तो विलय का द्रव्यमान बटा विलयन का आयतन गुना 100। अब हम लोग देखते हैं मिश्रण को पृथक करने का तरीका, वाष्पीकरण। पहला है वाष्पीकरण, यह मिश्रण के दो पदार्थों में से एक पदार्थ का वाष्पीकरण होना, जैसे एक पदार्थ का क्वथनांक दूसरे से कम होता है। इसका उदाहरण देखते हैं, रंग डाई तथा पानी बीकर, वाच गिलास, ये सब लेके प्रैक्टिकल किया जा सकता है। जब हम पानी में मिले रंग को गर्म करते हैं तो पानी वाष्पित हो जाता है तथा रंग वाच गिलास में रह जाता है। इस तरह से हम लोग मिश्रण को हम लोग अलग कर सकते हैं वाष्पीकरण विधि द्वारा। दूसरा है अपकेंद्रीकरण। जब किसी पदार्थ को तेजी से घुमाया जाता है तो भारी कण नीचे की तरफ दबाव डालते हैं तथा हल्के कण ऊपर चले जाते हैं। उदाहरण, दूध से क्रीम पृथक करना, ये अपकेंद्रीकरण के द्वारा होता है। उसके बाद और भी देख लेते हैं हम लोग। शराब तथा रक्त को जांचने के लिए प्रयोगशाला में इस्तेमाल किया जाता है अपकेंद्रीकरण विधि का। क्रीम से मक्खन बनाने में, वॉशिंग मशीन में कपड़ों से पानी निकालने के लिए इस विधि का उपयोग किया जाता है। अब देखते हैं पृथक्करण कीप। दो अघुलनशील द्रव जो दोनों एक साथ नहीं घुल सकते हैं को आसानी से पृथक्करण कीप द्वारा अलग कर सकते हैं। पृथक्कारी कीप का स्टॉप कॉर्क खोलने से पानी दूसरे बीकर में इकट्ठा कर सकते हैं तथा दूसरे बीकर में बचा तेल इकट्ठा कर सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं हम लोग पृथक्करण विधि से किस तरह से दो अघुलनशील द्रव को अलग किया जा रहा है। उसका देख लेते हैं उद्रपातन विधि, जिसको सब्लिमेशन में कहते हैं। दो पदार्थों के बीच एक पदार्थ उद्रपातित हो जाता है, सीधे ठोस से गैस में परिवर्तित हो जाना, जबकि दूसरा ऐसे ही रहता है। उद्रपातन विधि से हम लोग अलग कर सकते हैं, जिसमें से एक पदार्थ ऐसा होना चाहिए जो ठोस से डायरेक्ट गैस में बदल जाए। इसका उदाहरण देखते हैं, NH4Cl अमोनियम क्लोराइड तथा खाने का नमक के मिश्रण को आसानी से अलग किया जा सकता है। मिश्रण को गर्म करने पर अमोनियम क्लोराइड सीधे ठोस से गैस बन जाता है, जबकि नमक शेष रह जाता है। इसका अनुप्रयोग, कपूर, नेपथलीन की गोली, एंथ्रोक्सिन, अमोनियम क्लोराइड में उद्रपातन द्वारा अलग हो जाते हैं। उसके बाद दूसरा है, पांचवा है क्रोमेटोग्राफी। किसी मिश्रण में रंगीन यौगिक रंजित कणों को पृथक कर सकते हैं। किसी सोखने वाले फिल्टर पेपर की सहायता से जब पानी के कण ऊपर की ओर दो अलग अलग रंग के साथ जाते हैं तो क्रोमेटोग्राफी पेपर द्वारा दोनों पृथक हो जाते हैं, क्योंकि दोनों रंग अलग अलग गति से सोख लिए जाते हैं। हम लोग जो मिश्रण होता है कलर का, उसमें से दो कलर को अलग कर सकते हैं क्रोमेटोग्राफी विधि से। इसका उपयोग है रंग को पृथक करने के लिए, क्लोरोफिल में पिगमेंट पृथक करने के लिए, खून से ड्रग पृथक करने के लिए। आसवन विधि, दो संघटकों के बीच एक का क्वथनांक दूसरे से कम होता है। यह विधि दो या दो से अधिक घुलनशील द्रवों को अलग करने के लिए किया जा सकता है। दोनों का क्या होना चाहिए, क्वथनांक अलग अलग होना चाहिए। तो हम लोग क्या करते हैं, दोनों संघटक को आसवन विधि से अलग कर सकते हैं।
इसका उदाहरण है, जब पानी और एसीटोन के मिश्रण को गर्म किया जाता है, एसीटोन का क्वथनांक कम होता है, यह गर्म होकर वाष्पित रूप से ट्यूब में चला जाता है जहां या फिर द्रव बन जाता है। इस प्रकार एसीटोन बीकर में एकत्र होकर जबकि पानी फ्लास्क में ही रह जाता है। इस तरह से हम लोग अलग कर सकते हैं दो घुलनशील द्रव को। अब हम लोग देखते हैं क्रिस्टलिकल विधि। किसी मिश्रण से अशुद्धियों को दूर करने के लिए पहले किसी उपयुक्त विलयन में घोलना और क्रिस्टलीकरण द्वारा एक संघटक को पृथक करना। उदाहरण, कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल को पहले सल्फ्यूरिक अम्ल में घोलते हैं और फिर गर्म करके विलयन को पृथक किया जाता है। जो विलयन बना था उसे पूरी तरह रख कर छोड़ दिया जाता है, अतः केवल शुद्ध कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल बनते हैं, जबकि अशुद्धियाँ सल्फ्यूरिक अम्ल में ही रह जाता है। इस विलयन को फिल्टर पेपर की सहायता से छान लिया जाता है, शुद्ध क्रिस्टल प्राप्त कर लिए जाते हैं। इस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि किस तरह से पदार्थ को क्रिस्टलीकरण विधि द्वारा अलग किया गया। अब भौतिक तथा रासायनिक परिवर्तन देख लेते हैं हम लोग क्या होता है दोनों में अंतर देख लेते हैं। यह भौतिक परिवर्तन यह उत्क्रमणीय होता है, यह अनुत्क्रमणीय होता है। भौतिक परिवर्तन के दौरान कोई नया पदार्थ नहीं बनता है, रासायनिक परिवर्तन में नया पदार्थ बनता है। बहुत कम मात्रा में उसमें अथवा प्रकाश ऊर्जा ली या निकाली जाती है। एक रासायनिक परिवर्तन में एक बड़ी मात्रा में उसमें अथवा प्रकाश ली या निकाली जाती है। बर्फ का पिघलना ये भौतिक अवस्था है और लकड़ी का जलना ये रासायनिक अवस्था है। अब हम लोग देखते हैं तत्व, जिसको एलिमेंट बोलते हैं। तत्व क्या है? एक शुद्ध पदार्थ जिसे ना तो साधारण पदार्थों में तोड़ा जा सके, ना ही किसी ज्ञात भौतिक और रासायनिक क्रिया द्वारा दो या साधारण पदार्थों से बनाया जा सके, उसे तत्व कहते हैं। जैसे लोहा, सोडियम, तत्व एक ही प्रकार के अणुओं से मिलकर बने होते हैं। तत्व के प्रकार देख लेते हैं। धातु, अधातु और उपधातु। तत्व तीन तरह के हो सकते हैं, धातु, अधातु और उपधातु। ये धातु चमकदार होती है, ये चमकदार नहीं होती है। ऐसे तत्व जो धातु और अधातु के बीच के गुणों को दर्शाते हैं उसको उपधातु कहते हैं। धातु अघातवर्ध होती है, तन्य होती है, अर्थात धातुओं को खींचकर तार बनाए जा सकते हैं। अधातु क्या होता है? अघातवर्ध नहीं होती है, तन्य नहीं होती है, भंगुर होती है। धातु सोनेरस होती है, अर्थात जब धातुओं को किसी वस्तु से मारा जाता है तो ध्वनि पैदा करती है। ये सोनेरस नहीं होती है, मतलब ये ध्वनि पैदा नहीं करती है। ये उष्मा तथा विद्युत का सुचालक होता है धातु, और अधातु विद्युत उष्मा का कुचालक होता है। धातु का उदाहरण है सोना, लोहा इत्यादि, और अधातु का उदाहरण है ऑक्सीजन, फास्फोरस, और उपधातु का उदाहरण है बोरोन, सिलिकॉन और जर्मेनियम। मिश्रण और यौगिक में अंतर क्या है देख लेते हैं। मिश्रण और यौगिक। तत्व या यौगिक केवल मिश्रण बनाने के लिए मिलते हैं, कोई नया पदार्थ नहीं बनता है। यौगिक में एक पदार्थ क्रिया करके नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, किसी नए पदार्थ का निर्माण नहीं करते हैं। संगठन परिवर्तनीय होता है। नए पदार्थ का संगठन सदैव अस्थायी होता है, अपने द्रव्यमान के अनुसार एक निश्चित अनुपात में ही एक साथ मिलते हैं। मिश्रण में उपस्थित घटक अपने गुण धर्मों को दर्शाते हैं। नए पदार्थ के गुण धर्म पूरी तरह भिन्न होते हैं। घटकों को भौतिक विधियों द्वारा सुगमता से पृथक किया जा सकता है। घटकों को केवल रासायनिक या वैद्युत रासायनिक प्रक्रिया द्वारा पृथक किया जा सकता है। ये हम लोग देख रहे हैं मिश्रण और यौगिक में अंतर। मिश्रण का लोहा तथा गंधक का मिश्रण, यौगिक है गंधक तथा लोहा आपस में क्रिया करके आयरन सल्फाइड बनाते हैं। स्थिर, लास्ट में देख लेते हैं हम लोग स्थिर अनुपात का नियम क्या है। रासायनिक यौगिक द्रव्यमान के अनुसार सदैव समान अनुपात में परस्पर संयुक्त समान तत्वों का बना होता है। एग्जाम्पल H2O में हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन है, जिसका अनुपात है 1:8। द्रव्यमान संरक्षण का नियम। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में ना तो द्रव्यमान को बनाया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। ये था क्या हमारे आसपास के पदार्थ हैं शुद्ध का फुल चैप्टर। और वीडियो अच्छा लगे तो उसको लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू दोस्तों।